हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 6 ऑफ द केमिस्ट्री पीआईक्यू सीरीज। अब आपको अभी तक रिपीटेशन समझ में आ रहा होगा, कितना रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, और एनसीईआरटी की वैल्यू समझ में आ रही है अगर आप फिर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का फॉलो कर रहे हैं साइंस के अंदर। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बटर इज। तो देखिए, खुद देख के लगता है कि भाई इमल्शन होगा। अब आपको बहुत बार बोला है मैंने कि इसका सोर्स क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको सोर्स दिख जाएगा, इसका सोर्स। अब देखिए बटर वैसे लाई कर रहा है एज पर, अब इमल्शन में देख सकते हो मिल्क है, फेस क्रीम है, ये चीज़ आपको मिलेगी। अब यहाँ पे बटर को भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बटर वैसे यहाँ पे आपको लिक्विड इन द सॉलिड मिलेगा। देखिए फेज है और एक मीडियम है, और पहली बात है क्या है, इट्स अ कोलाइडल। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, तो दैट्स वाई इमल्शन इज अ प्रेफर्ड वन। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आपको जो एग्जाम में पूछी जाती है वो आपको सर्कल कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिए प्लीज जरा। देखिए जेली पूछते हैं आपको, यहाँ पे स्मोक पूछते हैं। स्मोक तो बहुत बार पूछा है, कभी कभी डायरेक्टली पूछते हैं स्मोक क्या है, एरिसोल है या फिर क्या सॉलिड के। वैसे तो गैस के अंदर सॉलिड सस्पेंडेड होता है स्मोक, तो ये वाला है अपना पूछते हैं। ये सब भी पूछते हैं, मीडियम भी पूछते हैं, उसके अंदर पूछ रखा है। स्मोक के ऊपर तो बहुत कुछ पूछ रखा है, फॉग के ऊपर पूछते हैं, मिस्ट के ऊपर पूछते हैं, और मिल्क तो आई थिंक, चलो मिल्क के ऊपर तो बहुत कम पूछा उन्होंने वैसे, बट ठीक है चलिए। बाकी और क्या पूछते हैं, बटर तो पूछे रखा उन्होंने। तो देखिए अगर ऑप्शन में जेल होता तो जेल के साथ मिल जाता, लेकिन इमल्शन विल प्रेफर हियर। ओके, तो ये पूरा आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से मैंने कंटेंट लिया हुआ है और कहीं से नहीं लिया हुआ है। तो बटर इज एन इमल्शन, मतलब दो बेसिकली दो इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल मतलब जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, और एक जो लिक्विड होता है वो एक अपना डिफरेंट फेज फॉर्म कर लेता है, और दूसरा लिक्विड जिसकी ज्यादा क्वांटिटी होती है दैट्स अ मीडियम हियर। ठीक है, तो चलिए। सुपर कोल्ड ऑयल बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। सुपर कोल्डेड ऑयल यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज इसका क्या मतलब होता है, सुपर कोल्ड सब्सटेंस का ये होता है कि वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है, इवन अपने फ्रीजिंग स्टेट के नीचे भी। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट उसका समझ लो, अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस है उसके नीचे भी वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, वो फ्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें नहीं आएगा ये। आगे बढ़ते हैं, बाकी अब इसको देख लेना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट? आप देखिए ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा आपको कि सोडियम होगा। आप सोडियम को स्टोर कहाँ करते हैं आपको पता ही है, केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है। कभी आपने अगर 11th-12th में है, आप 10th तक भी आपने पढ़ा है, तो अपने आपको टीचर दिखाते हैं कि देखिए सोडियम को अपने स्टोर कर काफी हाईली रिएक्टिव है, अगर उसको बाहर निकालेंगे तो डायरेक्टली आग लग जाएगी। बहुत सॉफ्ट होता है, उसको किससे एक कुछ तो भी छोटा सा रखते हैं वो निकालने के लिए, तो उससे निकालते हैं वो लोग। तो आइए आपने देख रखा होगा ऐसे बाय द वे। तो बहुत ही हाईली रिएक्टिव अल्कलाई मेटल है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लो होती है और बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है। जैसे ही आप बाहर लाते हो इसको नाइफ से कट किया जा सकता है। ये सब आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में मेटल एंड नॉन मेटल में मिल जाएगा, पूरा चैप्टर पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए। एल्युमिनियम बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, बाकी तो ऑप्शन टच भी मत करो, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सो दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंज विद द वैलेंसी? देखिए इसके ऊपर अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो ये रिपीट हो चुका है। इक्विवेलेंट वेट होगा, बिकॉज इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। इसका फॉर्मूला भी अगर पता हो तो आप कर सकते हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जो आपको आई थिंक 5th वाले पार्ट या 4th वाले पार्ट में मैंने करा रखा है। आउट ऑफ द गिवन 4 सब्सटेंस कौन सा था जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट और दिस इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम होगा? तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट आपको, जैसे NaCl हम ले लेते हैं। NaCl एक क्लासिक एग्जांपल है यहाँ पे। तो NaCl मतलब Na का जितना मॉलिक्यूलर वेट है, Cl का जितना मॉलिक्यूलर वेट है, दोनों को ऐड कर दो, इसका NaCl का मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट में क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, मतलब अभी Na की वैलेंसी कितनी 1 है, Cl की वैलेंसी 1 है, तो डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 1। लेकिन वही अगर मैं लेता हूँ CaSO4, ठीक है, ट्वाइस, तो यहाँ पे जब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम नहीं होगा, बिकॉज कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पे क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी कैल्शियम की कितनी, 2 है। ओके, तो डिपेंड करता है इसके ऊपर भी। चलिए, तो डिवाइड बाय वैलेंसी होगा, दैट्स वाई इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे वैलेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, बाकी एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी पूरा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा वैलेंसी के साथ, इसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, बिकॉज एटॉमिक वेट यहाँ पे कांस्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की, वो वैलेंसी के साथ चेंज नहीं होती भाई। ना ही मॉलिक्यूलर वेट होता है ना ही डेंसिटी होता है, बिकॉज डेंसिटी तो मास और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। आपको पता होगा मास अपॉन वॉल्यूम होती है, उसका वैलेंसी से क्या रिलेशन? विच इज द फॉलोइंग एज अ मैक्सिमम डेंसिटी?
अब इसका थोड़ा सा आपको ऐसे केसेस में अगर थोड़ी लिस्ट आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसकी लिस्ट आपको मिल जाती है वही 9th-10th के बुक्स में आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। तो इसका आंसर आपको क्लोरोफॉर्म होगा। क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, मास अपन वॉल्यूम फॉर्मूला होता है उसका वही है। बिकॉज क्यों होती है, बिकॉज इसके अंदर जो एक एटम है वो है क्लोरीन। क्लोरीन की काफ़ी हैवी डेंसिटी है, क्लोरीन एटम काफ़ी हैवी है। तो जैसे ही भाई इसका फॉर्मूला भी अगर आप लिख लें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इससे भी आपको क्लियर कट हो जाएगा। लेकिन ठीक है, तो ये है कि आपको थोड़ा आइडिया रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आते तो स्किप करना बेहतर होता है, क्योंकि ऐसे में तुक्का मार के मतलब नहीं है, सही बताऊं तो ऐसे क्वेश्चंस में। अब इतना आप कैसे दिमाग में रिस्टोर करोगे ये सारी चीजें। सो अगर पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है तो गो विथ इट, अदरवाइज लीव इट। ये सिंपल आइडिया, सिंपल चीज आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए पड़े हैं जो आप करेक्ट कर सकते हो। आखिरी में लग रहा है कि नहीं एक दो कैलकुलेटिव गेस लेना है, यू कैन गो फॉर इट। ऐसे क्वेश्चन वो होते हैं बस। हाँ ठीक है, बट एज पर द अगर पीआईक्यू कर रहे हो तो फिर डिटेल में कर लो तो बेटर है। अभी ये क्वेश्चन देखिए, कल ही मैंने कराया था टिंचर ऑफ आयोडीन, जिसके अंदर अल्कोहल इज द, एक क्वेश्चन आया था डायरेक्टली टिंचर ऑफ आयोडीन के ऊपर कि टिंचर ऑफ आयोडीन के अंदर कौन सा आउट ऑफ द गिवन 4 कौन सा उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। जैसे 4 ऑप्शन थे, एक तो खुद अपने आप में आयोडीन था, उसके बाद अल्कोहल था, उसके बाद वाटर था, और आखिरी था एसीटोन। तो एसीटोन का इसमें कोई रोल नहीं होता, इन तीनों का तो रोल होता है भाई। देखिए यहाँ पे अल्कोहल इज अ सॉल्वेंट, अब अल्कोहल है तो उसके अंदर वाटर का कंटेंट बिल्कुल रहेगा, और आयोडीन इज अ सॉल्यूट देयर, तो इसका रोल है भाई। ये देखिए आयोडीन है, बार बार चिल्ला रहा हूं मैं, आयोडीन क्लोराइड नहीं, सिर्फ आयोडीन है यहाँ पे। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, और उसका नाम ही है टिंचर ऑफ आयोडीन, दैट इज यूज फॉर द दिस पर्पस, एंटीसेप्टिक पर्पस। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, बेटाडीन, बेटाडीन भी आयोडीन से ही बनता है। ओके चलिए, टिंचर ऑफ आयोडीन, कभी कभी पूछते हैं कि टिंचर ऑफ आयोडीन का सॉल्यूशन का नाम क्या है, इट इज आयोडीन इन द अल्कोहल, ये लिख लीजिए। टिंचर ऑफ आयोडीन इज नथिंग बट आयोडीन इन द अल्कोहल, उसके अंदर अल्कोहल सॉल्यूशन सॉल्वेंट है एंड आयोडीन सॉल्यूट है, ठीक है। चलिए, अब पोटेशियम नाइट्रेट का यूज देखिए फर्टिलाइजर में होता है, फर्टिलाइजर में आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। आयोडीन क्लोराइड का यहाँ पे यूज आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में तो नहीं मिलता है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड आपको मोस्टली आपको इसमें मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन आंसर है भाई आपका आयोडीन, इसलिए उन्होंने आयोडीन और आयोडीन क्लोराइड दिया था। आयोडीन क्लोराइड में प्लीज मत फंसिए, इसका आंसर आयोडीन है, ठीक है। चलिए, ये रिपीटेड है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, बताओ यार। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग का आ जाए भाई सीधा सीधा वो केमिकल हो जाएगा। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कैन जूस, बताओ शुगर कैन जूस को फर्मेंट करके आपको दारू वारू बन जाएगी, तो क्या वापस से शुगर कैन जूस बना लोगे? अरे नहीं बना पाओगे आप, सिंपल सी बात है। अल्कोहल बन जाती हो, फर्मेंटेशन क्या है, बेसिकली अल्कोहल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हटा दो। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, बिल्कुल क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, आप एक तरह से आपने उसके अंदर से लार्ज हाइड्रोकार्बन जो मॉलिक्यूल है उसको स्मॉलर में ब्रेक कर रहे हो। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम वही होता है, ठीक है। और उसमें फिर पेट्रोल डीजल एक तरह से आप छोटे छोटे आपको कंपोनेंट मिलेंगे, तो इट्स अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टेबल सॉल्ट फ्रॉम अ सी वाटर, बिल्कुल एक तरह से फिजिकल चेंज है। ओके, अगेन इट विल बी टर्न बैक टू द इट विल टर्न बैक टू द सेम, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस अपने आप में। जैसे आप उसको ऑपरेट कर दोगे चला जाएगा, हो गया। तो बताइए, तो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है ऑपरेशन के अंदर, अगेन वापस से इसको हम वो रिवर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे बन नहीं रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी जो NaCl की है वही NaCl की, टेबल सॉल्ट वही होता है, NaCl होता है, ठीक है, वही रहेगी। सो दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। देखिए, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज आपको पता ही है। बर्निंग ऑफ कोल इन द एयर, बिल्कुल आप पता है भाई आपको कि इरिवर्सिबल बर्निंग का जहां देखो दिमाग में रखो, इट्स अ केमिकल चेंज। और देखो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि वैसे तो एग्जांपल्स के तौर पे आप समझते हो, बहुत सारे एग्जांपल आप सॉल्व करोगे वैसे ही अपने आप में हो जाएगा, कोई अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं उसको। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे उल्टे सीधे आ जाते हैं जो आउट ऑफ द ब्लू आते हैं ना, उसको। चलिए, अगला क्वेश्चन, एडिशन ऑफ वाटर टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl डिक्रीजेस द pH। पहली बात है समझना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि एडिशन अगर, अब देखो इसका कंसेप्ट आपको मालूम है कहाँ मिलेगा, एसिड बेस वाला जो चैप्टर है क्लास 10 का उसके अंदर मिलेगा। क्योंकि जब वाटर आप ऐड करेंगे तो आप H+ आयंस को क्या कर रहे हैं, आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन आप रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप अगर थोड़ा सा अगर आपको पता है कि आप जितना ज़्यादा पानी उसके अंदर डालते रहेंगे एसिड के अंदर, उतना वो न्यूट्रलाइज होता रहेगा, उतना वो डाइल्यूट होता रहेगा, और जितना उसके अंदर एसिड डालेंगे उतना वो क्या होता रहेगा, वो उतना वो कॉन्सेंट्रेटेड होता रहेगा। तो पहली बात ये तो भाई सही बात है, उसका डिक्रीज होगा pH, उसकी एसिडिटी और कम होगी। एडिशन ऑफ वाटर सप्रेसेस द आयोनाइजेशन ऑफ द HCl, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे
नहीं सॉरी, आयोनाइजेशन कैसे होगा? आयोनाइजेशन का कोई लेन देन नहीं यहाँ पे, आयोनाइजेशन का कोई लेन देन नहीं यहाँ पे, आयोनाइजेशन से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। तो बिकॉज जो HCl है ऑलरेडी वो कंप्लीटली ऑनाइज हो चुका है वाटर के अंदर, तो बिल्कुल इसका आयोनाइजेशन से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, दिमाग में रखो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, सी सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आप जा सकते हैं सी के साथ यहाँ पे, ठीक है। चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसके लिए। अब ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड दैट कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर, पीएच ऑफ एन HCl सॉल्यूशन ऑलरेडी लो, हाईली एसिडिक है। हाईली एसिडिक मतलब देखिए आपको पता ही होगा, ये 7 हो गया, इस साइड अगर आप आते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड टुवर्ड्स द राइट साइड जाएंगे तो हाईली बेसिक मिलेगा। एडिंग वाटर डाइल्यूटेड द सॉल्यूशन बट पीएच इंक्रीजेस इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, मतलब और ऐसे इधर टुवर्ड्स द राइट साइड मूव करने लगेगा वो। हाउएवर द पीएच स्टिल रिमेन एसिडिक बट हायर देन द बिफोर, हायर देन मतलब लो एसिडिक हो गया एक तरह से। देखिए HCl is a strong acid and completely ionized in water. Dilution doesn't suppress the ionization, rather it allow more ionized H plus proton to spread out in the larger volume. Ionization of a weak acid follow the Lee-Chatelier principle. एक अपने को कोई मतलब नहीं है अपने लिए, सिंपल अपने को है कि भाई डाइल्यूशन से उसके आयोनाइजेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, Which of the following is a secondary source of light in the fluorescent lamp? पे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं वैसे इसके ऊपर, और ये आपको इसका मिलेगा जब आप क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर का एंड में आता है ना, जिसके अंदर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में दे रखा, कंडेंसेट के बारे में दे रखा, उसमें आपको थोड़ा डिटेल इसके बारे में मिल जाएगी कि फ्लोरोसेंट लैम्प कैसे काम करता है, क्योंकि उसमें आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस की बात की गई है। ओके, जो फोर्थ स्टेट आयोनाइजेशन स्टेट ही होती है वैसे। तो देखिए पहले समझिए कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है, चला आ जाते हैं यहाँ पे। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? मर्क्यूरी वेपर होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ द आर्गन गैस। जब इलेक्ट्रिसिटी भाई चालू करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपने लाइट और चालू की, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसके अंदर, तो मर्क्यूरी एटम को एक्साइट करेगी। कौन करेगा भाई? यूवी लाइट, ठीक है। फिर यूवी लाइट जनरेट होगा और उसके बाद यूवी लाइट जब जनरेट हो चुका है, उसके बाद यूवी लाइट आपको क्या करेगी भाई? स्ट्राइक करेगी फॉस्फोरस कोटिंग को। The UV light strike the phosphorus coating, it get converted to visible light through the process called fluorescence, इसी को बोलते हैं। देखिए, और इनर सरफेस जो ट्यूब है वो किससे कोटेड है? वो है भाई फॉस्फोरस की कोटिंग है। तो भाई यूवी लाइट क्या करेगा? उसको इग्नाइट करेगा और फिर उसका बत्ती जलेगी। ये सिंपल सी बात है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसका जो सेकेंडरी कौन है? प्राइमरी सोर्स तो अपना मर्क्यूरी वेपर हो गया और स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन गैस हो गया यहाँ पे प्राइमरी। सेकेंडरी यहाँ पे फॉस्फोरस कोटिंग हो गया ना, या फ्लोरोसेंट कोटिंग, इसी को आप बोलते हो फॉस्फोरस कोटिंग या फिर ए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट कोटिंग। यहाँ पे जैसे दिमाग में लिख भी लो कि भाई ये फॉस्फोरस का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियॉन का तो बिल्कुल नियॉन साइन के लिए यूज होता है, आर्गन का तो पता ही है आपको, फ्लोरोसेंट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सेटिंग ऑफ द, ये तो बहुत आपका क्लास 10th का क्वेश्चन है भाई, क्या होगा बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सेटिंग ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। चलो इक्वेशन देख लेते हैं, आपको बाद में आप ऑप्शन तो समझ लेंगे। आप इक्वेशन देखिए, ये देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की इक्वेशन, ये होता है जिप्सम। जिप्सम को आप जब हीट करते हैं सो यू गेट द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, यहाँ पे आई थिंक CaSO4 हाफ प्लस 1/2 H2O। व्हेन द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद द वाटर इट चेंज टू द जिप्सम ऑलरेडी। ये मतलब इसको रिवर्स कर दोगे आप तो। ओके, देखिए यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया तो जिप्सम बन गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे ये भी पूछते हैं कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला POP का फॉर्मूला है। किसके लिए काम आता है? पूरा NCERT से उठाया हुआ है, टॉयज बनाने के, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए, और छोटे छोटे जो सरफेस होते हैं ना, खुरदुरा होता है, उसके ऊपर अपने लगा दे तो वो हो जाता है, अब स्मूथ हो जाता है। क्या होगा भाई? सेटिंग ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेट करने के लिए आप क्या करोगे? उसमें पानी डालते हो, तो हाइड्रेट करते हो उसको, ठीक है। हाइड्रेशन लीडिंग टू द अनदर हाइड्रेट, ये होता है। चलिए देख लेते थोड़ा और कुछ क्या दे रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बिकॉज हेमीहाइड्रेट मतलब ऑफ कोर्स हाफ H2O है यहाँ पे। व्हेन मिक्स विद वाटर इट अंडरगो हाइड्रेशन एंड कन्वर्ट टू द जिप्सम। ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ बनेगा, ये जिप्सम बन जाएगा वहीं पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O, मतलब हाफ मॉलिक्यूल होता है वाटर का उसके अंदर, और जब उसको हाइड्रेट करते हैं तो इट बिकम अ जिप्सम। हार्ड हो जाता है और ज़्यादा, जिप्सम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। और फिर इसको जिप्सम के साथ देखिए, अब जिप्सम में ऐसा नहीं करो कि भाई आपने बाहर रख दिया और उसको प्रॉपर आपको हीट करना पड़ेगा। ये देखिए आपने इक्वेशन देखी ना, यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि कौन से डिग्री सेल्सियस, कौन से डिग्री केल्विन पे हीट करना पड़ेगा, दैट इज 373 केल्विन पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is heavy water used in nuclear reactor? पहली बात है भाई, ये 18U तो अपने नॉर्मल वाटर का है, ये अपना जो लाइट, जो अपना वाटर हम पानी में पीते हैं ना उसका है, तो 18U तो होगा नहीं, ये भी हटा दीजिए।
तो यहाँ पे 20 U होगा, सिंपल सी बात है। और हैवी वाटर इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर रिएक्टर, कैसे नहीं भाई, हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है, कैसे नहीं रिलेटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है D2O। तो यहाँ पे बहुत सिंपल था वैसे भाई, तभी आपको बता, थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप ऐसा यूज आप कर सकते हैं करेक्ट। इसको मॉडरेटर यूज किया जाता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, पहली बार थोड़ी हम कर रहे हैं। एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं, जो कि न्यूट्रॉन के मूवमेंट्स को स्लो डाउन करता है, जिससे कि इफेक्टिव उसका यूज हो सके न्यूक्लियर फिजन के अंदर। यही इसका आंसर भी है, और कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपके लिए आसानी हो रही होगी अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो। द रस्टिंग ऑफ आयरन नेल, अब खुद बताइए, जंग लग रही है, क्या होगा? डिक्रीज इट्स वेट, इंक्रीज इट्स वेट, डज नॉट अफेक्ट। देखिए डज नॉट अफेक्ट तो होगा नहीं भाई, डज नॉट अफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, खत्म कर दो। या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे इंक्रीज होता है उसका वेट, ना कि डिक्रीज होता है, ठीक है। जब रस्टिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको पता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, Fe का, Fe आपको पता है आयरन का सिंबल है यहाँ पे। तो जब उसको हम ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में उसको क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, वो बाहर पड़ा होता है, उसके ऊपर ये सब चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, तो फिर उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, Fe2O3, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अब कितने ऐड होते हैं, डिपेंड अपॉन दैट। एंड इसको बोलते हैं कॉमनली रस्ट बोलते हैं, जो ब्राउन कलर में उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है, तो उसका वेट वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कभी कभी देखिए आप कोई ड्रम को बाहर लंबे टाइम के लिए छोड़ दो, उसका वो हल्का नहीं होगा, वो भारी हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देख लेना, गाली पड़ेगी उसके बाद, लेकिन ट्राई करके फिर भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ड्रम जो लोखंड का होगा, लोखंड में तो आयरन का होगा, ट्राई करके देख लेना, कुछ कुछ ये बेसिक कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। देखिए हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, सिंस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एडेड टू आयरन, द टोटल मास ऑफ द आयरन इंक्रीजेस आफ्टर रस्टिंग, नॉट डिक्रीजेस। प्लीज रिमाइंड करिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, रिपीटेड नेचर का क्वेश्चन है, पहली बार नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। Which of the following dissolve in H2O give a hissing sound? ये आपको मिल जाएगा क्लास 10th की एनसीईआरटी केमिकल इक्वेशन कंबाइंड, पहले चैप्टर में ही मिल जाएगा, पहले चैप्टर के 1-2 पेजेस के अंदर आपको मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। हिसिंग साउंड कौन देगा भाई? जब हिसिंग साउंड क्यों देगा? क्योंकि CO2 रिलीज होता है, दैट्स हीट रिलीज होता है, बेसिकली हिसिंग साउंड में हीट रिलीज होता है, तो भाई आपको मिलेगा। देखिए जब CaO क्यूक्लाइम जब रिएक्ट होगा H2O के साथ, तो क्या मिलेगा? CaOH2 मिलेगा आपको, प्लस हीट जनरेट होगी, और इट इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब आपको क्या करेगा, हीट रिलीज करती है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत बार कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, ठीक है। तो दैट्स वाई अब यहाँ पे लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला ही होता है CaCO3 होता है वैसे लाइमस्टोन का फॉर्मूला। सेकेंड लाइम तो यही होता है CaOH2। सोडा क्यूक्लाइम CaO होता है। आंसर क्या पूछा था? हाँ, तो इसका आंसर क्यूक्लाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और सोडा लाइम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, सोडा लाइम यहाँ पे NaOH और CaO होता है, तो इसका कोई लेन देन यहाँ पे नहीं है। चलिए, सेकेंड लाइम बता दिया ऑलरेडी फॉर्म, ये तो प्रोडक्ट बनने वाला है वहाँ पे, क्विकलाइम जब वाटर के साथ ऐड होगा तो मतलब ही नहीं है। एंड सोडा लाइम अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CaO, इट डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस द हिसिंग साउंड, कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। कमर्शियल वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कितनी बार आ चुका है, यहाँ पे सल्फर ऐड होगा, इसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर, S8 ऐड किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, vulcanization is the process of strengthening rubber by adding sulfur and heating it. This process improve the elasticity, strength and durability of the rubber by forming a cross link between the rubber polymer chain. देखिए जो नेचुरल रबर होता है उसको बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है जब उसको बाहर निकालते हैं ना, तो उसके अंदर भाई उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर सल्फर का वल्कनाइजेशन करते हैं। रॉस रबर प्लस सल्फर गेट द वल्कनाइज्ड रबर। द सल्फर एटम फ्रॉम द ब्रिज form bridge between the polymer chain making a rubber more resilient and resistant to the heat and wear. चलिए, wear and tear के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्वारिज, कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, आप खुद बोल रहे होंगे कि यार रिपीट है, तो बताओ क्या क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर आप देखिए एल्केमिस्ट किताब पढ़ना है, एल्केमिस्ट से याद आ गया, एल्केमिस्ट वाली किताब पढ़ना कभी, बहुत अच्छी किताब है, एक समझ में आ जाएगा जिंदगी कैसे वर्क करती है। एल्केमिस्ट बहुत अच्छी किताब है, प्लीज पढ़ना, ठीक है। पॉलो कोलो की। एक्वारिजिया यूज्ड बाय द अल्केमिस्ट टू सेपरेट सिल्वर एंड गोल्ड इन अ मिक्सचर ऑफ। एक्वारिजिया बेसिकली किसका मिक्सचर है, और उसके रेशियो भी पूछे जाते हैं, 3:1 है। और 3:1 कौन से, यहाँ पे 2 हाईली कोरोसिव लिक्विड्स हैं, यहाँ पे दिस इज एसिड है यहाँ पे, तो 3:1 में डिसॉल्व होते हैं भाई HCl और HNO3। HCl देखिए दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है बाय द वे, HCl यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल HCl लिख देते हैं भाई यहाँ पे, कभी कभी डायरेक्टली सिंबल भी देते हैं लोग अपने, प्लस HNO3। अब डिपेंड करता है, दोनों का रेशियो यहाँ पे 3:1 है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर देखो क्या है भाई, निट्रिक एसिड
सल्फरिक एसिड जहां पे हटा दो मतलब ही नहीं फिर उसका, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ही बचता है, ये है इसका, वो रिपीट हो चुका है। आपने देखा था ना एक बार एक क्वेश्चन आया था कि भाई एक लेडी को एक अपना ये सोना वोना साफ कराना था, तो उसको बाहर को एक बंदा आया तो उसको साफ करवाया, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आ रखा था, इससे पहले रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसका भी आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए आपको। ये देखिए इसका एक सॉल्यूशन, ये आपको पूछा नहीं जाता बिल्कुल, ठीक है, आपको सिर्फ इतना पूछा जाता है, दैट इज मोर देन एनफ। चलिए, नेल पॉलिश कितनी बार Ac2 इसका आंसर, आगे बढ़ो, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एसिटिक एसिड अपना क्या होता है भाई, ये अपना एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर होता है, 8% जो विनेगर के अंदर इसका कंटेंट होता है। बेंजीन आपको इसमें मिलेगा, जो स्मोकर जो होता है ना, जो धुआं निकलता है, उसका बेंजीन उसके अंदर मिलता है अपने को, और एक कैंसर पदार्थ है, ठीक है। और चलिए, एसीटोन इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इन द नेल पॉलिश और इजिली इवोपरेट हो जाता है, आर लिविंग नो रेसिड्यू। इट्स कॉमनली यूज्ड इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फॉर रिमूविंग नेल पॉलिश, क्लीनिंग नेल सरफेस, अप्लाइंग न्यू नेल पॉलिश। चलिए, बेंजीन टॉक्सिक सॉल्वेंट है, इसमें यूज नहीं होता। फॉर्मल्डिहाइड अगेन इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। एसिटिक एसिडिक ऑलरेडी आपको बता था, विनेगर इसका सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसके साथ, तो प्लीज इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। चलिए, soap does not form leather with the water containing salt of the calcium and this magnesium। क्यों? क्योंकि भाई ये हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर के साथ ये फॉर्म नहीं करता है लेदर, ठीक है, स्कम फॉर्म करेगा, स्कम। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल दोनों एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सही है, बिकॉज इसके अंदर पूरी तरह से वाटर में मिक्स नहीं हो पाएगा, इनसॉल्युबल होगा तभी तो स्कम फॉर्म करेगा ना, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चलिए, सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, इन हार्ड वाटर विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। अभी इतना आपको दिमाग में आना चाहिए कि कभी भी हार्ड वाटर आए तो दिमाग में रहे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि आपको इजीली फोम नहीं फॉर्म करते हैं, स्कम फॉर्म करते हैं, इनसॉल्युबल स्कम, ठीक है। लेदर वही होता है जो झाग निकलती है ना, उसको बोलते हैं। So calcium and magnesium salt of a fatty acid are insoluble in water which prevent the formation of a leather and lead to the soap wastage। अगेन आपको इसका मिल जाएगा सोर्स, क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 सोप सॉल्यूशन के ऊपर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर मिसल फॉर्मेशन के ऊपर भी क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन एयर इन ट्रैफिक कंजेशन। देखिए अपना ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, आई थिंक नाइट्रोजन ऑक्साइड ही होगा, वही आपको ब्राउन एयर इससे मिलता है, ठीक है, अपने स्मोक मिलते हैं उससे, ठीक है। तो इसका आंसर ब्राउन इज ड्यू टू द फोटोकेमिकल स्मोक, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, is mainly caused by the photochemical smoke which occur due to the nitrogen oxide and volatile organic compound reacting in the presence of the sunlight। Major source vehicle emission, industrial pollution and everything। Why brown here भाई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैज a reddish brown color, ये देखिए नेचर पता होना चाहिए बस, and contribute to the hazy brownish appearance of the air, ये वन ऑफ द रीजन है इसका। इसके ऊपर अलग से एक और भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन है लीड नाइट्रेट का, जब हम लीड नाइट्रेट को वो करते हैं, हीट करते हैं, तो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ये भी पूछा हुआ। तो ब्राउन फ्यूम किसकी वजह से निकलते हैं? बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मिल जाएगा, इसका आंसर क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसके अंदर एक लीड नाइट्रेट का एक डिकम्पोजिशन दे रखा है, तो उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राउन फ्यूम क्यों निकलते हैं, वो भी क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी, ये 2021 में पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। Which of the following petroleum refinery product has the lowest boiling point? इसका आंसर आपको मिलेगा गैसोलीन। गैसोलीन मतलब एक तरह से पेट्रोल होता है, ओके, तो दैट इज द राइट आंसर हियर। बिकॉज अब देखिए केरोसिन, डीजल, अब आपको बताता हूं मैं, देखिए डीजल कहाँ यूज करते हैं? हैवी व्हीकल्स में यूज करते हैं, ओके, बिकॉज उसका भाई बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है और हैवी होता है उसके अंदर, ओके। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल भी नहीं होगा, तो गैसोलीन मतलब पेट्रोल एक तरह से, ओके। Petroleum refining involve fraction distillation of the crude oil with different components separate based on the boiling point। ये fraction distillation के ऊपर भी पूछा गया क्वेश्चन, ये अगेन आपको 9th क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा। गैसोलीन पेट्रोल एज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द गिवन ऑप्शंस, ये वहीं पे आई थिंक वही सोर्स है उसका। ये देखिए आप, केरोसिन का क्या होता है, ओके, और लुब्रिकेटिंग ऑयल का तो बहुत हाईएस्ट है, काफी हैवी होता है वो। Which of the following used as a moderant in the dyeing and tanning industry? किसको एज ए मॉडरेंट यूज करता है? अभी देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री है, ये आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता यार। तो यहाँ पे डाइंग इंडस्ट्री में यूज किया था मैग्नीशियम सल्फेट को, कॉमनली यूज एज ए मॉडरेंट इन द डाइंग इंडस्ट्री।
देखते थे रीजन, थोड़ा देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना चाहिए बस, बिकॉज इट हेल्प डाई फिक्स द फैब्रिक एंड लेदर, बस इससे ज़्यादा और आपको करने की जरूरत इसमें नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए सही बताऊं कभी कभी आउट ऑफ द लीग हो जाते हैं, भले ऐसे क्वेश्चन हम कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, हमें उसके अंदर पूरा वो थोड़ी बनना है, ज्ञाता थोड़ी बनना है। तो कुछ चीज़ें ठीक है, थोड़ा बहुत आता है उतना मोर देन एनफ है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। इतना आप रटोगे तो वो इफेक्टिव रहता भी नहीं है, दैट इज नॉट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, उसका उतना अच्छा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो मेरा वही है कि जहां से ज़्यादा अच्छा सोर्स है उसको गो थ्रू करते रहो, लिव इट टू द रेस्ट। Which of the following statement about the commonly used automobile battery? देखिए ज्यादा करके लीड एसिड बैटरी होता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसके बाद अपना इट हैज कंसिस्ट ऑफ द 6 सेल विद पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट एंड गिव द 12 वोल्ट, सही बताऊं तो 12 वोल्ट आपको मिल जाता है, बिल्कुल सही है। इट वर्क ऑन द गैल्वेनिक सेल विल वर्क एज अ गैल्वेनिक सेल वाइल डिस्चार्जिंग पावर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट सेल वर्क एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाइल चार्जिंग, हाँ ठीक है, चारों सही है यहाँ पे। आई 12th की केमिस्ट्री का टॉपिक है बाय द वे, बताऊं आपको मैं। ओके देखिए थोड़ा देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल बैटरी लीड एसिड बैटरी होती है, पहला स्टेप तो वैसे सही, 6 सेल होते हैं और ईच प्रोड्यूसिंग 2 वोल्ट, तो 12 वोल्ट आपको मिल जाता है ओवरऑल। व्हेन डिस्चार्जिंग पावर द बैटरी फंक्शन एज ए गैल्वेनिक सेल, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेकिंग, बिल्कुल सही, चलो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। द लाइट एमिटेड बाय द फायरफ्लाई इज ड्यू टू, ये होता है अपना केमिल्यूमिनेसेंस प्रोसेस, ये बहुत खतरनाक नाम है भाई, इसमें पढ़ते हैं, चलो दिला देते हैं। फायरफ्लाई एमिट लाइट ड्यू टू द बायोकेमिकल रिएक्शन नोन एज अ केमिल्यूमिनेसेंस प्रोसेस। अब देखो तो ऐसे क्वेश्चन, वही बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन का कोई हाथ पैर नहीं होता यार, ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आप ढूंढ के लाओगे, कुछ क्वेश्चन ठीक है लिव इट, आपको रेगुलर में नहीं मिलेंगे, ये तो मैंने आप कंबाइन करके रखा है तो मिल रहा है, अदरवाइज रेगुलर में ही क्या तो मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। The process involved the oxidation of the luciferin light emitting compound in the presence of the enzyme luciferase, oxygen and ATP. The reaction produces cold light without the heat. रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे नहीं है, फोटोइलेक्ट्रिक तो बिल्कुल नहीं है। चलिए तो फॉलो, ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो अभी रिसेंटली बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, इवन यूपीएससी में पूछा हुआ था क्वेश्चन केवलार, और काफी इंपॉर्टेंट भी है वैसे बताऊं तो आपको मैं, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अपना बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया है, फिर बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट केवलार यूज करके बनाए जाते हैं। रेयॉन तो आपको पता है सिंथेटिक फाइबर है एक तरह से। डेक्रॉन आपको अगेन पॉलिस्टर फाइबर है, पॉलिस्टर फाइबर है, और टेक्सटाइल में एक तरह से यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, रोप्स हो गए बनाने के लिए, इसके लिए यूज किया जाता है। ओके, और नायलॉन को इसके लिए तो बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं द कॉइल, यार देखो बताओ इसमें टंक्शन अब हो गया, अब खुद बताओ नाइक्रोम होगा, जिसमें अभी खुद ये भी पूछा था, आपको बता दो मैं, नाइक्रोम किसका यहाँ पे एलॉय है, नाइक्रोम अपने आप में एक एलॉय है ना, आप जानते हो, तो निकल प्लस क्रोमियम का एलॉय है बाय द वे। ओके, तो इसको हीटर कॉइल में मेनली यूज किया जाता है बिकॉज इसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यही रीजन है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना है, डिटेल का यही पढ़ना, इतना ही आता है एग्जाम में। टंक्शन आपको पता है बल्ब में यूज किया जाता है, बल्ब फिलामेंट में बनाने के लिए यूज किया जाता है, अगेन उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। कॉपर अपने रेगुलर वायरिंग के लिए यूज किया जाता है। आयरन आपको आयरन तो दुनिया भर के इंडस्ट्री में यूज किया जाता है बाय द वे, तो नाइक्रोम इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलिए Who among the following element is abundant in the lunar surface and hold the potential to put an end to the energy crisis of the earth? इसका आंसर भाई आपका है हीलियम 3। ठीक है, हीलियम 3 इसका आंसर। तो देखिए हीलियम 3 यहाँ पे एक रेयर आइसोटोप है बाय द वे अपने हीलियम का, जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लूनार स्पेस में काफ़ी ज़्यादा हाई है, और ऐसा माना जाता है कि भाई फ्यूचर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के लिए भाई इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। और काफ़ी क्लीन एनर्जी आपको देखने को मिलेगी इससे। इसकी वजह से क्वांटिटी अपने इसके ऊपर अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कम है, तो मून के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, चलिए तो हीलियम 3 इसका आंसर है। अभी पटाखे फूट रहे हैं, इंडिया लगता है जीत गई है, तो काफ़ी चारों तरफ से पटाखे की बहुत आवाज़ आ रही है, लगता तो ये मैंने मैच फॉलो नहीं किया बट देखते हैं। चलिए हीलियम 3 इज अ रेयर आइसोटोप ऑफ द हीलियम दैट फाउंड इन द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द मून एज कंपेयर टू अर्थ, एंड इट इज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, इट कैन बी यूज्ड। ओके, एंड हीलियम 4 तो बहुत ज़्यादा मिलता है, हीलियम 1 एंड 2 भी है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, मतलब चांसेस हैं कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज हीलियम 3। ठीक है, चलिए इफ द लाइमस्टोन पीस इज डिप्ड इन वाटर, लाइमस्टोन मतलब CaCO3, फॉर्मूला ऐसे दिमाग में रखा करो। अब बबल इवॉल्व, द बबल इज ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी देखिए ऐसे, तो क्या बनेगा,
CaHCO3 ट्वाइस, बिकॉज यहाँ पे कैल्शियम कैल्शियम सेमी कार्बोनेट बन जाता है, या कैल्शियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हो आप इसको, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हो, प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीज होती है तो ये गैस। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला है डायरेक्टली, मतलब एक इक्वेशन है डायरेक्टली, अब इसमें क्या समझाना आपको। ओके, चलिए limestone is primarily composed of the calcium carbonate, that is CaCO3. When limestone is dipped in water containing acid like carbonic acid or rainwater, it releases the carbon dioxide। देखिए ये वाला, ठीक है, ये उसका रिवर्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको। Which of the following chemically अच्छा, इसके बारे में आप बताता हूँ कहाँ मिलेगा, अगर आप थोड़ा पढ़ना भी चाहेंगे तो आपको क्लास 10th की NCERT एसिड बेस के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे जो मेटल कार्बोनेट्स हैं, रिएक्शन ऑफ द मेटल कार्बोनेट विथ वाटर एंड मेटल बाइकार्बोनेट विथ वाटर, आपको वहां पे मिल जाएगा इसका पूरा डिटेल। ठीक है, थोड़ा चेक कर सकते हैं आप, आराम से मिल जाएगा, पढ़ते हैं तो। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज कॉमनली यूज बाय फार्मर टू डिस्ट्रॉय द वीड्स, इसका आंसर क्या है भैया, आपको बताना पड़ेगा। देखते हैं, इसका आंसर है 2,4-D होगा, बिल्कुल वही है। डाइक्लोरोफेनोएसिटिक सॉइल फेनॉक्सी एसिटिक एसिड इज अ सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज्ड फॉर द ब्रॉड लीफ वीड्स। देखिए यार, अगेन बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन अगेन अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो बिल्कुल इसके लिए जान नहीं तोड़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का कोई हाथ पैर नहीं होता। मैं कितनी बार आपको बता दूं, क्योंकि आप कितनी जगह से सर्च करते रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, बस ये बोलना चाहूँगा मैं। चलिए ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके डायरेक्टली बुक से पूछा हुआ है, डायरेक्टली आपकी किताब से पूछा हुआ है, और कोई इसका सोर्स नहीं है। आपका क्लास 10th की NCERT है, उसमें डायरेक्टली आपको पूछा हुआ है। देखिए ब्रास और ब्रॉन्ज के बारे में तो दुनिया भर के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ब्रॉन्ज एंड बोज का भाई क्या होता है। ब्रॉन्ज में वो होता है जिसके अंदर अपना वो नहीं है, जेड है जहाँ पे, लेकिन जेड उसके अंदर जिंक नहीं मिलेगा अपने को, सीधी बात है। तो देखिए ब्रॉन्ज का ये वाला नहीं होगा, ये ब्रास का होगा, और अपना ये होगा ब्रॉन्ज का। ठीक है, तो आप देखिए ब्रास का आपको हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज का हो जाएगा कॉपर प्लस टिन, और यहाँ पे स्टील का आपको हो जाएगा आयरन प्लस कार्बन। ये देखिए आपका स्टील आयरन प्लस कार्बन हो जाएगा। स्टील खुद आप देखिए आयरन से बनेगा और किससे बनेगा, और सोल्डर आपका हो जाएगा लीड प्लस टिन। आपको सीधा का सीधा क्लास 10th की NCERT में मिल जाएगा। और ये तो 2-3 आपको बता ही चुका हूँ, 2 तो आपको ऑलरेडी मैं कितनी बार करा चुका हूँ अगर आप मेरा फॉलो कर रहे हैं तो। और स्टील आपको पता है आयरन और कार्बन के साथ बनता है, उसके अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ अदर निकेल भी ऐड किया था, क्रोमियम भी ऐड किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। अदरवाइज इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पूछा जाता है आपको क्लास 10th की NCERT चैप्टर नंबर 3 लास्ट के पेजेस में आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर एलॉयज के बारे में है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी, जिसके अंदर 10, 12, 15 क्वेश्चन रहेंगे, कुछ अप्लाइड केमिस्ट्री के रहेंगे। ऐसे जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पे मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए साथ में।